हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने अगले गद्य के मैंने प्रश्न आपको किए थे, तो चलिए उन प्रश्न के उत्तर साझा कर लें, फिर हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रेमचंद के फटे जूते पाठ, और लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो पाठ और कहानीकार का नाम तो याद रखना ही है। तो प्रश्न किया था, कौन फोटो का महत्व नहीं समझता, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। ये सामने आपके गद्य है, ठीक है, सामने आपके गद्य है जिसमें से ये प्रश्न कर रही हूँ। तो इसी में से आपने उत्तर यहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन फोटो का महत्व नहीं समझता, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो कौन नहीं समझता? प्रेमचंद। प्रेमचंद फोटो के महत्व को नहीं समझते थे। लेखक ने प्रेमचंद का एक फोटो देखा जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ थे, किंतु उनके जूते फटे हुए तथा बेतरतीब थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद फोटो के महत्व को नहीं जानते थे। तो ये हो गया प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, लोग फोटो के लिए क्या क्या करते हैं। तो उत्तर है, लोग अपने फ़ोटो को सुंदर बनाने के लिए उधार के कपड़े मांग लाते हैं। वे उधार के जूते, उधार का कोट और उधार की बीवी तक मांग लाते हैं। कई लोग तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए इत्र लगाकर बैठते हैं ताकि फ़ोटो में भी उसकी महक आ जाए। अगला प्रश्न मैंने कहा था, गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है, में छिपा व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। इस उक्ति में, ये उत्तर है, इस उक्ति में यह व्यंग्य है कि गंदे आदमी की अपनी छवि सुंदर बनाकर इस उक्ति में यह व्यंग्य है कि गंदे आदमी भी अपनी छवि सुंदर बनाकर पेश करते हैं। वे हर प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करके अपनी गंदगी छिपाने का प्रयत्न करते हैं। गहरे अर्थ में गंदे आदमी अपने हर गंदे काम को छिपाकर तथा ऊपर से कुछ भले कार्य करके अपनी छवि अच्छी बनाए रखते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, तुम किसे कहा गया है। इस प्रस्तुत गद्यांश में तुम किसे कहा गया है। तो तुम का आशय है प्रेमचंद, है ना। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, है ना। तो ये तुम कौन है? प्रेमचंद, ठीक है। अगले मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे थे, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर आ सकते हैं आपको। पहला प्रश्न, फोटो भी खुशबू देती है का आशय क्या है। तो देखिए ऑप्शंस किस तरह से आ सकते हैं। फ़ोटो अत्यंत मनमोहक होती है, लोग फ़ोटो में खुशबू डालते हैं, फ़ोटो से आजकल सुगंध निकलती है, फ़ोटो में बनावटी सुंदरता होती है। तो फ़ोटो भी खुशबू देती है का आशय क्या है? फ़ोटो में बनावटी सुंदरता होती है, ठीक है। अगला, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते का आशय क्या है? तुम बनावटी व्यक्तित्व का महत्व नहीं मानते, ये ऑप्शंस बोल रही हूँ, तुमने खुद चूज़ करना है। तुम फोटो नहीं खिंचवाते, तुम ढोंग नहीं करते, तुम फोटो में सादगी को महत्व देते हो। तो प्रश्न था, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते का क्या आशय है? कि तुम बनावटी व्यक्तित्व का महत्व नहीं मानते, है ना। वर दिखाई करते हैं का आशय है दूल्हे को देखना या दूल्हे के रूप में रस्म पूरी करना, दूल्हा बनना या दूल्हे सा दिखना। तो वर दिखाई करते हैं का आशय है दूल्हे के रूप में रस्म पूरी करना। लोग इत्र लगाकर फोटो क्यों खिंचवाते हैं? फोटो को सुंदर बनाने के लिए या फोटो में खुशबू लाने के लिए, फोटो की कीमत बढ़ाने के लिए या फोटो में खुश दिखने के लिए। तो लोग इत्र लगाकर फ़ोटो
क्यों खिंचवाते हैं? फ़ोटो में खुश दिखने के लिए। प्रेमचंद फ़ोटो के लिए जूते क्यों नहीं मांग सके? ऑप्शंस हैं स्वाभिमान के कारण, सादगी के कारण, अहंकार के कारण, दिखावे के चक्कर में न होने के कारण। तो प्रेमचंद फ़ोटो के लिए जूते क्यों नहीं मांग सके? तो उत्तर होगा दिखावे के चक्कर में न होने के कारण। ठीक है, तो देखिए इस गद्य में से जितने प्रश्न बन सकते थे शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो वो हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, गद्य है, इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और बहुत से प्रश्न इसमें से आते भी हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे? यानी इसमें से सस्ता क्या है और महंगा क्या है? टोपी महंगी या जूता महंगा? टोपी 8 आने में मिल जाती है। 8 आने कितने होते हैं? 8 आने, अच्छा आपने देखा होगा पहले बोलते हैं अठन्नी, गाना भी सुना होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अठन्नी सुना? अठन्नी, ठीक है, ये अठन्नी ही 8 आने हैं। ठीक है, यानी 50 पैसा होता था पहले। 50 पैसे को 8 आने बोलते हैं और 25 पैसे को क्या बोलते थे? 4 आने। ठीक है, तो 25 पैसे 4 आने, 50 पैसे 8 आने, तो 1 रुपया कितना हो गया? है ना, 16 आने हो गए। ठीक है, 1 रुपये में। तो चलो, तो ये 8 आने अठन्नी को बोल रहे हैं, यानी 50 पैसे को। तो टोपी 8 आने में मिल जाती थी और जूते उस ज़माने में, पहले की बात कर रहे हैं, जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे? 5 रुपये बहुत कीमत होती थी पहले, है ना, पैसे की वैल्यू थी। आजकल तो वैल्यू ही नहीं रही है पैसे की। तो जूते देखो महंगे हैं, टोपी सस्ती है। ठीक है, और जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। बिल्कुल सही है। अब जूता देखो, उस समय आज भी आप जूते खरीदने जाओ तो 4-4, 5-5 हज़ार के, 6-6 या 10-10 हज़ार के भी जूते हैं, है ना। टोपी थोड़ी ना इतनी महंगी होती है। तो जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। अब देखेंगे तो जूते की कीमत कह रहे हैं और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। बड़ा गहरा अर्थ इसके भीतर है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। आनुपातिक मूल्य मतलब अनुपात के हिसाब से मूल्य तय करना। ठीक है, अनुपातिक मूल्य। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। तो विडंबना, विडंबना का क्या मतलब होता है? यह विडंबना मुझे पहले इतनी तीव्रता से कभी नहीं चुभी। तो विडंबना का क्या अर्थ है? दुर्भाग्य। ठीक है, विडंबना मतलब दुर्भाग्य। जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मतलब इतने महान तुम कथाकार हो, उपन्यास सम्राट हो, युग प्रवर्तक हो और जाने क्या क्या, तुम्हें क्या क्या नहीं कहते, इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां तुम्हें दे रखी हैं, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो इसको लेकर वो बड़े चिंतित हैं। कौन? हरिशंकर परसाई जी। अब देखिए यहाँ जो ये पंक्ति कही गई थी, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तो इसमें बहुत ही गहरा अर्थ है। ठीक है,
इसमें ये गहरा अर्थ है कि देखो आज जो है पैसे वाले जो हैं उनको ही बड़ा माना जाता है, जिसके पास धन है, पैसा है, ठीक है। जो गुणी लोग हैं उनको उनके सामने क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। चाहे जितने मर्जी टैलेंटेड हैं आप, जितने मर्जी आपके अंदर गुण हैं, जितने मर्जी आप अच्छे हैं, लेकिन एक बुरा आदमी भी खूब पैसे वाला है, खूब धनवान है, आपको उसके सामने झुकना पड़ेगा। ठीक है। तो समाज में आजकल जो अच्छे लोग हैं उनका उतना सम्मान नहीं है जितना कि धनी लोगों का सम्मान है, चाहे वो कैसे भी हो। तो ये टोपी जो है मान सम्मान का प्रतीक है, ठीक है, जो सिर पर रखी जाती है। ठीक है, टोपी मान सम्मान का प्रतीक है। तो यहाँ पर काफ़ी प्रश्न इसमें से बनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये गद्य है जिसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से आप एक एक पंक्ति पढ़ेंगे और ध्यान से प्रश्न भी सुनेंगे जो मैं कह रही हूँ। पहला प्रश्न इस गद्यांश में से जो अभी हमने कहा टोपी है ना, ये केवल इतना सा ही देखो, टोपी 8 आने में मिल जाती है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ टोपी और जूते का क्या प्रतीकार्थ हो सकता है? यहाँ टोपी और जूते का क्या प्रतीकार्थ हो सकता है? अभी अभी मैंने बताया कि टोपी किसका प्रतीक है और जूता किसका। ठीक है, यहाँ पर जूते तो नीच और तुच्छ प्राणी को कह रहे हैं ना, टोपी मान सम्मान का प्रतीक है। तो ये देखिए यहाँ टोपी और जूते का क्या प्रतीकार्थ हो सकता है, पहला प्रश्न। दूसरा, तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, इसमें निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, इसमें निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न है, लेखक को कौन सी विडंबना चुभी और क्यों? अगला प्रश्न, एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न, भारत में महान लेखकों के साथ क्या विडंबना रहती है? देखिए कितने प्रश्न बन गए छोटे से इस गद्यांश में से। भारत में महान लेखकों के साथ क्या विडंबना रहती है? ठीक है, तो ये प्रश्न आप पढ़ें, यहाँ तक जो पढ़ चुके हैं पढ़ते जाएं साथ साथ में। ठीक है, और प्रश्न उत्तर जो कह रहे हैं उनको भी ध्यान से सुने, पढ़ें, सोच विचार करें। ठीक है, तभी पाठ पढ़ने का मज़ा है। नहीं तो जब आएगा ही कुछ नहीं, समझ में ही नहीं आना है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है पाठ पढ़ने का। तो ध्यान लगाकर पढ़ें। ठीक है, और कल हम इन प्रश्नों के उत्तर भी साझा करेंगे, साथ ही साथ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर भी इसमें से करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय एंड थैंक यू।